नमस्कार। स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आज मेरे साथ मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनुपम राजन जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, इन दिनों जो है थोड़ा सा चुनाव का माहौल है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से बात बार बार आ रही है, वोटिंग परसेंटेज की बात बहुत हो रही है और हम लोगों ने पिछले कई सालों में देखा है इलेक्शन कमीशन को प्रचार प्रसार के माध्यम से और अन्य कई जो है मीडियम के माध्यम से हर वक्त जो है वोटर्स को वोट करने की अपील की है। क्या लगता है कुछ और इसमें चेंजेस की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, हमेशा यह प्रयास रहा है कि हम वोटर्स तक पहुँचें, अपनी बात उन तक पहुँचाएं और उनको रिक्वेस्ट करें कि वो आकर के वोट करें। और शायद इसी का परिणाम रहा है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में दोनों देखें, 2018 और 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश का रहा है, एक चुनाव में इट वॉज अराउंड 71% और दूसरे में 74% था। तो काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है, लेकिन डेफिनेटली इसमें और प्रयास करते रहने की ज़रूरत है, लगातार हैमर करने की ज़रूरत है। और आयोग, भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली से भी और हम लोग भी यहाँ से लगातार प्रचार प्रसार के जितने माध्यम हैं सभी का उपयोग करते हैं और जनता तक बात पहुँचाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी वोटर्स हैं, खास करके यूथ, जो युवा हैं, कि सभी का वोटर आईडी कार्ड बन जाए, सभी का नाम वोट उनके इलेक्टोरल रोल में जुड़ जाए और वोट डालने में उसको सहूलियत हो। मतलब व्यक्ति को ज़्यादा दूर न जाना पड़े, मतदान केंद्र उसके निवास स्थान से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं हो। कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि 200 मीटर्स पे भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यदि बीच में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल है, कोई नदी नाला पहाड़ इस तरह का है, तो नज़दीक भी बनाते हैं। कहने का आशा यह है कि व्यक्ति आसानी से मतदान केंद्र तक पहुँचे, मतदान केंद्र पर उसके लिए अच्छी व्यवस्था हो, उसको सहूलियत हो उसकी, कि उसका क्यू बहुत लंबा नहीं हो, आसानी से अपने मताधिकार का उपयोग करे। खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए अतिरिक्त लाइंस की व्यवस्था होती है ताकि वो आसानी से अपना वोट डाल सकें। तो प्रचार प्रसार भी करना है और जो मतदान केंद्र है, जो पोलिंग सेंटर है, वहाँ की व्यवस्थाएं भी उनके लिए सरल सहज बनानी है ताकि जब वो वोट करने आता है तो उसको दिक्कत नहीं। इसमें एक सवाल बनता है कि क्या डिजिटल वोटिंग को लेकर क्या चुनाव आयोग कुछ सोच रहा है या वहाँ, और जिस तरह से एक ऑनलाइन की बात होती है क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, तो क्या हम वोटिंग को भी ऑनलाइन करेंगे आगे चल के? नहीं, डेफिनेटली ऑनलाइन वोटिंग के बारे में भारत निर्वाचन आयोग इस पे विचार विमर्श चल रहा है। ऑनलाइन वोटिंग के फ़ायदे तो हम सबको पता है कि व्यक्ति अपने घर से कहीं से भी वोट कर सकेगा, लेकिन चूँकि हम मतदान में चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत होती है, कई बार ये देखना होता है कि उसका कहीं कोई दुरुपयोग ना हो। क्योंकि अभी जब हम ईवीएम के माध्यम से या जब पहले बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करते थे, तो जब हम वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो हम अकेले होते हैं और अपने फ्री विल विदाउट फियर एंड फेवर हम एक्सरसाइज करते हैं। ऑनलाइन वोटिंग में इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाए कि जो व्यक्ति जहाँ से भी वोट कर रहा है वहाँ व्यक्ति अकेला है और वो बिना किसी भय के या बिना किसी प्रकार के कोर्सन या फेवर के वोट कर रहा है। तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने की जरूरत होगी जिस पे आयोग विचार कर रहा है, बट काफ़ी सीरियस थॉट चल रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में इस पे हमें कोई अच्छी प्रगति देखने को मिले। आपने अभी मेंशन किया ईवीएम का, ईवीएम को लेकर बहुत जो है बहस चलती है, बार बार ये बात उठती है कि ईवीएम के थ्रू जो है चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पार्टी हारती है वो ये आरोप लगाती है कि इसको हैक कर लिया जाता है। और जिस तरह से अभी पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, जो देखते आ रहे हैं कि जो पार्टी जीत रही है, जो कि बीजेपी है, उसके जो कैंडिडेट्स जीत रहे हैं वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। तो इसको लेकर जो है कांग्रेस बार बार सवाल उठाती है। तो आपका क्या मत है? आप ईवीएम को लेकर कितने आश्वस्त हैं और क्या सोचते हैं कि ईवीएम के थ्रू मतदान होना चाहिए या वी शुड गो बैक टू बैलेट पेपर्स? नहीं, मतदान ईवीएम के थ्रू होना चाहिए। ईवीएम 100% फुल प्रूफ है, कहीं से भी इसमें हैकिंग या टैंपरिंग जैसी कहीं कोई बात नहीं है। रहा सवाल आरोप प्रत्यारोप का, तो एक पार्टी की अगर एक राज्य में जीतती है, दूसरी जगह हारती भी है, तो अगर ईवीएम हैक हो रहा होता या टैंपरिंग हो रही होती तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। कोई पार्टी किसी राज्य में जीतती है, किसी सीट पे जीतती है, कहीं बड़े मार्जिन से जीतती है, वही पार्टी उसी राज्य में किसी सीट पे छोटे मार्जिन से भी जीतती है।
तो आरोप प्रत्यारोप की बात एक अलग है, हम कुछ कहना है इसलिए कहते हैं, बट ईवीएम फुल प्रूफ है और ईवीएम के काफ़ी फ़ायदे हैं। अब हम पुराने दिनों की याद करें बैलेट पेपर्स की, तो काउंटिंग में कितना समय लगता था, रिकाउंटिंग होती थी, काफ़ी वोट रिजेक्ट होते थे। ईवीएम में वोट का रिजेक्शन नहीं है, काउंटिंग आसानी से होती है, वोटिंग स्मूथ है, तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अब ईवीएम इतने दिनों से आ गई है प्रैक्टिस में कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को लेके कोई इसमें तथ्य नहीं है, वो ऐसी सवाल उठाने की जरूरत नहीं। कतई नहीं। आपने कंप्लेंट्स की बात करी तो इससे मुझे ध्यान आया कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उस समय कंप्लेंट्स आप लोगों के पास बहुत आती हैं। दोनों पार्टी, कोई भी, जितनी भी पार्टीज रहती हैं जो चुनाव लड़ रही होती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, हम देखते हैं कि रोज़ आपके पास एक पहुंच रहे हैं लोग कंप्लेंट्स करने। तो क्या कहीं ना कहीं, और कई बार ऐसा हम लोग को भी समझ आता है कि ये कंप्लेंट जो है बस करने के लिए की जा रही, फॉर द सेक ऑफ कंप्लेंट, तो क्या चुनाव आयोग इसमें कुछ ऐसा सोचता है कि या तो वो पार्टी की या वो कंप्लेनेंट की भी कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? देखिए, कंप्लेंट्स होती हैं, उसमें कुछ सही भी होती हैं, कुछ सही नहीं भी होती हैं। अधिकांश कंप्लेंट्स में तथ्य नहीं होते, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और इम्पार्शियल भूमिका निभाता है, इसलिए हर प्रकार की कंप्लेंट, प्रिमा फेसाई लगता भी है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, फिर भी उस कंप्लेंट को दर्ज करते हैं हम लोग। एक पूरा डेडिकेटेड मशीनरी जिस पे काम करती है, विदिन 24 आवर्स हम लोग वेरीफाई करके उसकी रिपोर्ट करते हैं। तो एक लोगों का विश्वास बना रहे सिस्टम में, और जो एंटायर वोटिंग पैटर्न है, या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, या जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इसलिए कंप्लेनेंट की अकाउंटेबिलिटी तय करना, या कंप्लेनेंट को ये कहना कि आप कंप्लेंट को पहले वेरीफाई करो, या आप एफिडेविट दो कि आप जो कंप्लेंट कर रहे हो वो सही है, और सही नहीं हुई तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, अभी ऐसी कई बात नहीं है, उतना हम इसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं। कंप्लेंट आती है, उस कंप्लेंट को रजिस्टर करते हैं, उसके बाद उस कंप्लेंट को देखते हैं, दिखवाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो भी ज़रूरत होती है उस पर कार्रवाई की जाती है। चुनाव आयोग का एक बहुत अच्छा जो है पहल अभी कई दिनों से मैं पढ़ रही हूँ, आधार कार्ड को लेकर है कि जितने भी जो वोटर्स हैं उनको उनके आधार से लिंक किया जाएगा। हालांकि इसमें ये भी बात है कि क्या आधार का नंबर वोटर आईडी से लिंक करने से कहीं ना कहीं प्राइवेसी में जो है वो उसकी भी बात आ रही है, तो इस पे आप कितने आगे बढ़े हैं? देखिए, अभी आयोग ने निर्णय लिया है कि लोगों के आधार इकट्ठे किए जाएं, जो वोटर्स हैं हमारे मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 36 लाख वोटर्स हैं, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैं कुछ दिन पहले का फिगर आपको बता रहा हूँ, आज की स्थिति में संख्या रोज घटती और बढ़ती रहती है। तो 5 करोड़ 36 लाख वोटर्स के आधार इकट्ठे करने का काम हम लोग अगले माह से आरंभ करेंगे, और इसको मार्च 23 तक 2023 तक इसको एकत्रित करना है। आधार डेटा को स्टोर जो हम लोग करेंगे उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो उसका लीकेज ना हो, उसकी प्राइवेसी बनी रहे, और उसके बाद आधार जो डेटा इकट्ठा होगा उसको कैसे यूज़ करना है वो निर्वाचन आयोग के स्तर पर तय किया जाएगा, ताकि जो वोटर्स की आइडेंटिटी है उसको ऑथेंटिकेट करें, और जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनको वीड आउट किया जाए। इसके लिए इससे मदद मिलेगी। इससे मदद मिलेगी। तो आपको लगता है ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जो मध्य प्रदेश में अगले साल जो विधानसभा चुनाव है 2023 में, तब तक ये हो जाएगा? जैसे मैंने बताया, मार्च 2023 के पहले आधार डेटा कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर इसके उपयोग पे अंतिम निर्णय आयोग करेगा, दिया जाएगा। वोटर लिस्ट को लेकर उसमें नाम जोड़ने या जो फर्जी नाम जुड़ जाते हैं, इसको भी लेकर बहुत बातें आती हैं सामने। कई बार आती हैं कि बहुत सारे नाम्स घटा दिए गए, कई बार पार्टीज जो हैं वो कई लिस्ट लेके चली आती हैं कह के कि दिखाते हुए कि ये कितने सारे फर्जी नाम ऐड हो गए हैं, और इस तरह की बातें होती हैं। तो इसको लेकर चुनाव आयोग कुछ सोच रहा है? नहीं, वो लगातार इसका रिवीजन चलता रहता है। अगर कोई आदमी वहाँ नहीं रहता है तो कायदे से आदमी का नाम वहीं होना चाहिए जहाँ वो ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहता हो। कई बार ये देखा गया है कि गांव में लोग, सीजनल माइग्रेशन होता है, गांव से लोग खाने कमाने के लिए चले जाते हैं 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार अगर उसी दौरान चुनाव की जैसे बात होती है तो कई बार लोग ये कहते हैं कि वो गाँव में रहता नहीं है, फिर भी उसका नाम है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मान लें गाँव में परमानेंटली गाँव में नहीं रह रहा है तो उसका नाम उस जगह से कटता है, काटा भी जाता है। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम डिलीट होता है।
कहीं पे भी अगर ऐसा आपत्ति आती है कि किसी का गलत नाम जोड़ा गया है तो एक सेट प्रोसेस, उस नाम काटे भी जाते हैं, घटाए भी जाते हैं। जैसे मैं जब, और हर साल एक एनुअल रिवीजन होता है। जैसे इस बार का फिगर जैसे मुझे याद है कि जैसे मान लीजिए कि करीब 11 लाख नाम अगर जुड़े इस बार में जनवरी में, तो 6 लाख नाम कटे भी, तो नाम जुड़ते भी हैं। हर साल जनवरी में काफ़ी डिटेल एक्सरसाइज होती है, गांव-गांव में एक महीने तक पूरी वोटर लिस्ट गांव में पढ़ के सुनाई जाती है और गांव के लोगों से एक नाम पे पूछा जाता है कि व्यक्ति यहाँ रहता है नहीं रहता है, एंड एक तरह का इंडोर्समेंट बाय द विलेज है, विलेजर्स उसको इंडोर्स करते हैं कि हाँ इनकी मृत्यु हो गई है। तो उसके जो प्रोसेस है फॉर्म भराने का करने का, फिर नाम काटते हैं। तो नाम काटते भी हैं, जोड़ते भी जी। और एक चुनाव आयोग में जैसे होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उस उम्र का हो गया, 18 इयर्स कंप्लीट करके उसका नाम ऐड होना है, तो इसको भी लेकर, संशोधन को लेकर भी कुछ हो रहा है? क्योंकि जनरली देखा जाता है कि आप एक ही बार करा सकते हैं, दैट यू अर्लियर जनवरी में करा सकते थे आप एक बार, तो फिर उसके बाद वो जो गैप हो जाता है बहुत लंबा होता है, तो उसको लेकर भी चुनाव आयोग। नहीं, आपका बहुत बिल्कुल वाजिब सवाल है। अभी तक यही होता था कि किसी भी ईयर की जो क्वालिफाइंग डेट होती थी जी, या कट ऑफ डेट होती थी, वो उस साल की 1 जनवरी होती थी। उदाहरण के लिए अभी हम 2022 में बैठे हैं, तो 1 जनवरी 2022 को जो लोग 18 साल के हो गए उनका नाम तो जुड़ जाता है। लेकिन मान लें 1 मार्च 2022 को जो 18 साल का होता है, हाँ, वो इस साल उसका नाम नहीं नहीं जुड़ जुड़ पाता, वो दिक्कत होती है उसमें। तो वो वोट नहीं दे पाता। अगर वोट हो रहा है 18 साल का होने के बाद भी वो वोट नहीं दे पाएगा, वो जी। वोट नहीं दे पाता, क्योंकि हमने कट ऑफ डेट 1 जनवरी बना रखी है। अब आयोग ने ये कर लिया है कि साल में 4 डेट्स तय कर दी हैं। एक तो किसी भी ईयर की 1 जनवरी है, 1 अप्रैल है, 1 जुलाई है, 1 अक्टूबर है। सो हर क्वार्टर में, हर 3-3 महीने पे एक डेट है जो क्वालिफाइंग डेट है। तो अब यदि कोई व्यक्ति उस साल में 1 जुलाई को भी 18 साल का होता है, तो 1 जुलाई की स्थिति में उसका नाम जुड़ जाएगा। तो ज़्यादा लोग, खास करके यूथ, ज़्यादा लोग अगर उस साल मान लें ईयर एंड में चुनाव हो रहा है, तो 1 जुलाई को जो 18 साल का वो भी वोट डालेगा, 1 अक्टूबर को 18 का वो भी वोट डालेगा। तो ज़्यादा यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा और ज़्यादा लोगों को मतदान का मौका मिलेगा। जी, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। चुनाव आयोग लगातार, जैसे आपकी बातों से पता चल रहा है कि लगातार जो है इट्स कीपिंग अप विद द टाइम्स, चेंजिंग टाइम्स। आप जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, चुनाव आयोग भी वैसे वैसे चीज़ों को बदल रहा है, सीरियसली ले रहा है। और जो हमेशा से सीरियसली लेता रहा है चुनाव आयोग, हमेशा नहीं, सीरियस हमेशा जी बिल्कुल हमेशा सीरियस रहा है। लेकिन व्हाट आई मेंट, मैं जो कहना चाह रही वो है कि यू आर रियली कीपिंग अप विद द टाइम्स। फिर जो वोटर आईडी कार्ड है उसको भी लेकर कुछ आप लोग उसमें भी कुछ संशोधन कर रहे हैं? अगेन वोटर आईडी कार्ड में भी संशोधन हमेशा होते रहे हैं। अभी हम लोग उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स ऐड कर रहे हैं, उसमें होलोग्राम्स वगैरह लगा रहे हैं और उस घोस्ट इमेज लगा रहे हैं। प्रयास यही है कि उसका कोई डुप्लीकेशन ना हो, उसके साथ कोई, कई बार होता है कि फर्जी कार्ड बना लिया किसी ने, तो उसको फुल प्रूफ बनाने का प्रयास है और वो किया जा रहा है, वो काम चल रहा है। तो जो पुराने लोगों के पास जो वोटर आईडी कार्ड है फिर उसको भी रिप्लेस कर देंगे, उनसे दैट विल बी टोटली फ्री, उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। और अगर कोई आदमी नया वोटर कार्ड बनाना चाहता है, सपोज करिए कि विद एडेड सिक्योरिटी फीचर कोई बनवाना चाहता है और रिक्वेस्ट करता है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम बना के दे देंगे। पुराना वोटर कार्ड भी वैलिड है, नया वाला भी वैलिड है, इसमें कहीं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं टीएन शेषन के बारे में। हम सब ने बहुत पढ़ा है उनको। इनफैक्ट ही वॉज द वन, वो थे जिन्होंने जो है चुनाव आयोग को जो है, और वाकई में अगर हम कहें एक पावरफुल संस्था बनाया। उन्होंने उसको एकदम से लाइमलाइट में लाए, बहुत सारे उन्होंने वो चेंजेस लाए। क्या लगता है इतने सालों में जो वो चेंजेस वो उन्होंने सजेस्ट किया था, आप कैसे देखते हैं उनके टेन्योर को? चूंकि आज आप इस कुर्सी पे हैं, हाउ डू यू लुक बैक एंड हाउ डू यू जज? जितने लोग चुनाव आयोग में रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सभी ने उस समय की जो मांग रही होगी, उस समय की जो आवश्यकता रही, उसके हिसाब से परिवर्तन किए, संशोधन किए और नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। जैसे अभी हम आपसे के साथ बात कर रहे थे कि अब 4 क्वालिफाइंग डेट्स हो गई, हमने बात की, आधार की बात हुई, एपिक कार्ड जो फोटो आईडी कार्ड है उसमें नए सिक्योरिटी फीचर्स ऐड हुए। तो कई सारी चीज़ें होती जाती हैं। जब आप इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो सेशन साहब ने डेफिनेटली बहुत अच्छा किया जब उनका समय था। उसके बाद भी जितने लोग आए हैं तो सभी ने कंट्रीब्यूट किया है, जिसके कारण आज
चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसकी एक ट्रस्ट वर्दी है, क्रेडिबिलिटी है संस्था की, और पूरा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हिंदुस्तान का, उसका जो एक कस्टोडियन का काम है, और जितने जो उसकी इमेज है, ये सभी लोग जो निर्वाचन आयोग से इस पूरे प्रोसेस जुड़े रहे हैं, राइट फ्रॉम BLO जो सबसे ग्राउंड लेवल पे काम करता है अप टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इसको गाइड करते हैं, सभी ने सभी के सहयोग का परिणाम है कि आज आयोग एक इस तरह की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जी, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, हालांकि ये चुनाव आयोग के उसमें नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं चुनाव के समय में प्रचार को जो है बहुत उसकी एक अहम भूमिका है। आप लोगों ने एक वो बना दिया है कि आप इतना खर्च कर सकते हैं अलग अलग इलेक्शंस के, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम देखते हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं कि वहाँ पे प्रचार प्रसार जो होता है वो थोड़ा से कम उसका होता है, टीवी डिबेट्स इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा वहाँ पे फोकस्ड रहता है, तो क्या हम इंडिया में भी इस तरह के चेंजेस होने चाहिए? ये बिल्कुल होने चाहिए, और समय के साथ चीज़ें बदल भी रही हैं। मतलब कि अगर आप आज से 25 साल पीछे जाके देखेंगे तो उस समय जिस तरह का प्रचार होता था वो प्रचार अब आज नहीं होता। रेस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं और लोगों ने भी जाना है कि प्रचार का कौन सा माध्यम जनता तक पहुंचने के लिए सबसे सटीक है। पर्पस तो वही है कि आप आम जनता तक अपनी बात पहुंचा पाइए। तो अपने यहाँ भी डिजिटल प्रचार हो रहे हैं, टीवी के माध्यम से प्रचार हो रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार हो रहे हैं। कई राज्य अपने यहाँ भी ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स हैं, मिज़ोरम है और भी कई स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रचार का तरीका बिल्कुल अलग है। वो बहुत लिमिटेड वे में 1-to-1 कॉन्टैक्ट से, और इस तरह का जो हल्ला गुल्ला या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो उनके यहाँ नहीं होती। तो ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हो रही हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि प्रचार जो है वो इस रूप में नहीं होगा, वो परिवर्तित होता रहेगा, चेंजेस होगा। सोशल मीडिया पे आप लोग कैसे नज़र बनाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत फास्ट है। जब चुनाव करीब आता है, जब चुनाव नोटिफाई हो जाते हैं, तो हम एक डेडिकेटेड टीम होती है जिसमें सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनका काम होता है कि इसको नज़र रखें, ट्वीट्स पे, इस तरह के टीवी पे हमेशा कंटिन्यूसली वॉच करते हैं कि लोग किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, किस तरह के बयान जारी हो रहे हैं, अखबारों पे नज़र रखते हैं। प्रयास यही होता है कि कोई भी इस तरह का बयान या इस तरह का ट्वीट या इस तरह की चीज़ें न हो जो किसी प्रकार की एनिमोसिटी को बढ़ावा दे, कोई इस धर्म का, कोई इस तरह का किसी भी चीज़ का इस तरह का उपयोग हो जिससे लगे कि जो हार्मनी है या पीस है वो डिस्टर्ब हो रहा हो, या वोटर्स को आप एक तरह से इंड्यूस कर रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं, तो उस पर रोक लगे। तो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करते हैं और उसमें करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। पेड न्यूज़ की बहुत बात होती है। हम सब जानते हैं कि कई बार जो है न्यूज़ चलती हैं जो पेड रहती हैं, आप भी समझते हैं, लेकिन तो भी उस पर रोक नहीं लग पाती, या उस हिसाब से रोक नहीं लग पाती। नहीं, वो पेड न्यूज़ मतलब न्यूज़ चलती है, फिर उसका खर्चा जोड़ते हैं वो उसके कॉस्ट में। अगर पेड न्यूज़ बेसिकली ये है कि वो एक तरह का विज्ञापन है, तो अगर आप विज्ञापन कर रहे हैं टेलीविज़न पे या अखबार पे, तो उसको विज्ञापन की श्रेणी में रखते हुए उसकी कॉस्ट उस कैंडिडेट की या उस पार्टी के खाते में जोड़ी जाती है। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि देखिए, आज की तारीख में हमारा जो कंट्री है यूथ ओरिएंटेड है। चुनाव आयोग लगातार कैसे संवाद कर रहा है, क्योंकि जो स्कूल्स में बच्चे हैं, कॉलेजेस में बच्चे हैं, वो 18 साल के होंगे, वो आगे आए, पार्टिसिपेट करें चुनाव में। आप बहुत बिल्कुल सही बात है। हमारा यूथ का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है कंट्री का। देखिए, हर कॉलेज में हम लोगों ने एक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाया हुआ है, ELC इसको कहते हैं, और हर कॉलेज में उन्हीं में से एक बच्चे को एक ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के लिए। कॉलेजेस में एक टीचर भी है जो निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए एक नोडल अधिकारी या नोडल प्रोफेसर का काम करता है। तो इनके माध्यम से हम उनसे संवाद करते हैं। इन बच्चों को हम बताते हैं कि जैसे तुम 18 साल के होते हो, अपना नाम जरूर जुड़वाओ। कॉलेजेस में एक्स्ट्रा कैंप्स भी लगाए जाते हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर है उसको वहाँ भेजते हैं, और ख़ास करके आजकल के बच्चे तो टेक सेवी हैं, तो ये सीधे ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो सतत संवाद इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब के माध्यम से हम लोग कॉलेज के बच्चों से, यूथ से बना के रखते हैं। इवन हायर सेकेंडरी स्कूल्स में क्लब्स बने हुए हैं, चूँकि 17 लगभग 12वीं के बच्चे होते हैं, 17 साल के और 18 साल होते होते, या कई बच्चे 12वीं के, वहाँ भी 18 ईयर्स के एज के होते हैं। तो हायर सेकेंडरी स्कूल्स मतलब क्लास 12th के बच्चे, 11-12th के बच्चे, और इधर कॉलेजेस के बच्चे, इनको हम लोग हमारे नज़र में रहते हैं, और एडवांस में भी इनको इनरोल करते हैं।
जैसे जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है उसके पास एक BLO रजिस्टर होता है। तो नॉट ओनली कॉलेज के बच्चे, कोई, बिकॉज कॉलेज में 18 से 23 की पॉपुलेशन का अगर आप GAR देखते हैं तो करीब 30% लोग ही कॉलेज में आते हैं। तो बाकी लोग, जो गांव में बच्चा है जो कॉलेज नहीं जाता लेकिन जो 17 साल का है, उसको वो BLO पहले से इनरोल करके रखता है कि फलां तारीख को 18 साल का होगा, ताकि वो ट्रैक करके रख सके। और जैसे 18 का होता है उसका फॉर्म लेकर के उसका नाम इलेक्टोरल रोल में जोड़ते हैं, उससे आवेदन कराते हैं और उसका फिर वोटर ID कार्ड बनाते हैं। और आजकल वोटर ID कार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाता है, पहले वो BLO या कोई व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो ह्यूमन इंटरफेस बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो अब व्यक्ति ऑनलाइन अपना आवेदन करता है नाम जोड़ने के लिए और उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्ड उसके घर पे उसके एड्रेस पे डिलीवर होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर, ये जानना चाहूँगी, अभी मध्य प्रदेश, अभी जो है राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, तो मध्य प्रदेश में आपकी किस तरह की तैयारी? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव 18 तारीख को है और मध्य प्रदेश में पूरी तैयारी है। हमारी टीम आज बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स ले करके दिल्ली से शाम में आ जाएगी। जो बैलेट बॉक्स होता है वो विशेष पुलिस सुरक्षा में लाया जाता है, इसको बाय एयर लाते हैं, तो आ जाएगा, विधानसभा के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। इस स्ट्रांग रूम का जो प्रोटोकॉल होता है, CCTV सर्वेलेंस, गार्ड की व्यवस्था, वो सारी चीज़ होगी। 18 तारीख को वो स्ट्रांग रूम से निकाल करके मतदान केंद्र जो विधानसभा के अंदर ही है वहाँ रखेंगे और जो माननीय विधायकगण हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। उसके बाद उसी दिन 18 तारीख को एक बार मतदान 10 बजे से 5 बजे तक है, फिर उसको जो ड्यू प्रोसेस है उसको सील करेंगे, फिर फ्लाइट से उसको ले जा करके राज्यसभा में का जो स्ट्रांग रूम बना होगा दिल्ली में, वहाँ उसको जमा करेंगे और फिर काउंटिंग 21 तारीख को होगी। तो पूरी तैयारी है और पूरा प्रोसेस है, इसमें पूरा आप लोगों की पूरी तैयारी है। सर, आपके जो अगर हम देखें तो आपका कैरियर में आप कई इम्पोर्टेंट पोस्ट पे रहे हैं, उसमें चूँकि हम लोग मीडिया से हैं तो आप CPR भी रहे हैं, काफ़ी फ्रेंडली आप माने जाते थे अपने समय में। उसके बाद भी आपके कई अहम पोस्टिंग रहे हैं और आज की तारीख में आप यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, तो थोड़ा सा आपको ऐसे you'll have to be impartial, तो कैसे देखते हैं, कैसे पाते हैं इस प्रोफाइल को? मैं CPR के रूप में भी इम्पार्शियल था और ये अच्छी पोस्टिंग है, इट गिव्स यू अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और CPR होने के जो फ़ायदे थे, जो कनेक्ट था आप लोगों से, अन्य जो पत्रकार साथी हैं उनसे और उनके माध्यम से जनता से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो मेरा मानना है कि उसका लाभ मिलेगा और हम लोग जनता तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, ताकि जनता को पता चले कि उसको अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कब जुड़ना है, कैसे जुड़ना है और कैसे अपने मताधिकार का उपयोग करना है। तो ये सारी बातें हम आपके माध्यम से जनता से कह पाएंगे। और आज भी इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं यही अपील करता हूँ लोगों से कि जो भी 18 साल की एज के हो गए हैं वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं और जब भी चुनाव होता है तो वो उसमें जा कर के निश्चित ही मतदान करें। सर, ये तो एक चैलेंजिंग आपका पोस्ट है। जब अनुपम राजन जी घर जाते हैं तब अपने पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं? आप मस्ती करते हैं, आम आदमी की तरह रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि मस्ती करते हैं, तो कैसे मस्ती करते हैं सर? नहीं, जो एक आदमी के आम आदमी सुबह वॉक करते हैं, योगा करते हैं, अपना जो नॉर्मल रूटीन होती है, फिर ऑफिस आते हैं, खाते हुए, जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन। क्या हॉबीज हैं सर आपके? मैं खेलता हूँ और वॉक एंड योगा तो फाइन खेलता हूँ और स्पोर्ट्स के प्रति काफ़ी, चाहे वो देखना हो चाहे वो खेलना हो, वो पसंद करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते ही हैं कि हेल्दी बॉडी में जो एक हेल्दी माइंड रहता है। सर, आपने स्वदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम को अपना समय दिया, आपने इतनी अच्छी बात की और इतनी सारी आपने जो है नई बातें बताई, जो चुनाव आयोग जो नए चेंजेस ला रहा है वो आपने, उससे आपने हमको रूबरू कराया। आई एम श्योर उससे जो है दर्शकों को भी बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दर्शकों, इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।